आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। तो कल क्या था, हमने चैप्टर मैटर, इसमें हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मतलब पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज कराएंगे हम उससे आगे वाले टॉपिक्स पार्ट 2। तो पिछली क्लास आपको सही से आई थी समझ में? तो देखिए आगे बात कर रहे थे हमने यहाँ पे किया था पिछली क्लास में कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण हमने यहाँ पे ये समझा था। तो इसमें सबसे पहले वो था कि तत्व क्या है। तो देखो तत्व क्या है। तत्व पदार्थ का एक मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब कहने का ये है कि तत्व वो पदार्थ है, वो एक मूल रूप है, मतलब वो एक शुद्ध रूप है, ठीक है, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब रासायनिक रूप से उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें हम, तो हाइड्रोजन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वाटर बन जाता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के यौगिक यानी कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो तत्व क्या है? एक मूल रूप है, एक छोटा स्मॉल रूप है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये समझ में आए। अब इस शब्द को किसने दिया था? तो इस शब्द को दिया था रॉबर्ट बाउल ने 1661 में। तो देखो दो चीज़ पूछ लिया जाता है कि एक तो इस शब्द को किसने दिया था और एक डेफिनेशन, परिभाषा किसने दी थी। तो परिभाषा दी थी एंटोनी ल्यूरेंट लॉविसियर ने। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि तत्व क्या है कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे आगे कि होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण की। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन भी कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो विलयन कहलाती है या सॉल्यूशन कहलाती है। या बोलें कि ऐसा मिक्सचर कि जिसको हम पहचान ना पाएँ, जो 2 चीज़ इस तरीक़ा से मिली हुई रहती हैं कि जिसको हम सेपरेट ना कर सकें, अलग ना कर सकें, तो इन्हें बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब जैसे मैं बात कर रही थी पानी की, तो अगर पानी में हम नमक डाल रहे हैं और उसको अच्छे से डिजॉल्व कर दिया है, या पानी में चीनी डाली है उसको सही से डिजॉल्व कर दिया है, तो इसको ये ऐसा मिक्सचर बन जाता है कि इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं या इसके पार्टिकल्स हमें साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, तो इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। समझ में आ गया? अब देखो, तो यही जो सॉल्यूशन है इसे सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो 2 चीज़ एक साथ मिलाई गई हैं, अब देखो जो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ है जैसे कि पानी, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट यानी विलायक। ठीक है, और जो हमारे पास कम क्वांटिटी में चीज़ है उसको बोलेंगे सॉल्यूट या फिर विलेय। तो ये आया। तो विलायक क्या है? विलायक वो है जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, यानी विलायक और विलेय से, इसे बोलते हैं सॉल्यूशन। अब देखो बात करें हम, जैसे कोई भी अलॉय ले लीजिए, कोई भी मिश्र धातु ले लीजिए, जैसे बात करें पीतल की, तो पीतल जो मिलके बना हुआ है वो कॉपर और जिंक 2 धातुओं से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि 60 से 70% जो होती है इसमें होती है कॉपर और 30 से 40% होती है जिंक। तो इन दोनों को इस तरीक़ा से मिलाया जाता है कि हम इसमें पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें 2 धातु हैं। तो ये इस तरीक़ा से इसका मिक्सचर किया जाता है, तो ये होते हैं समांगी मिश्रण। अब इसमें जो ये ज़्यादा क्वांटिटी में है इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में इसको बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई समझ में। अब ऐसे ही एग्जाम्पल से नेक्स्ट कांसा, तो ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, कॉपर और टिन से, जिसमें कि कॉपर है इसमें 80 से 90% कॉपर है और 10 से 20% टिन है। इन 2 चीज़ों से मिलके बने हैं, तो इसमें ये चीज़ जो है ये है हमारी सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूट। तो ये समझ में आ गया कि जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन इक्वल होता है किसके? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के। अगर ये 2 चीज़ हैं तो इन दोनों का टोटल क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन बनता है।
समझ में आ गया? तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई कि समांगी मिश्रण क्या है। ठीक, आगे देखियो। अब देखो, जब हम बात करते हैं, बात कर रहे थे हम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या सॉल्यूट की। तो देखो, जब भी हम किसी की सांद्रता निकालते हैं, किसी की कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम कि जैसे कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम उसका मास निकालेंगे, ठीक है, या फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो देखो, जब जैसे हम सांद्रता निकालते हैं तो हम निकालते हैं कि द्रव्यमान बाय वॉल्यूम या विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, इसका परसेंटेज निकालनी है। तो किस तरीक़ा से निकालेंगे कि कोई भी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन, मतलब डिवाइड विलयन का द्रव्यमान। मतलब कहने का ये है कि जो सॉल्यूट दिया हुआ है, जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारे पास चीनी है और नमक है, तो हम कैसे करेंगे, जो कम क्वांटिटी में उसको लेंगे, ऊपर रखेंगे उसका मास, और दोनों को टोटल जो सॉल्यूशन है उसको रखेंगे नीचे, इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से इसकी परसेंटेज निकल आएगी। अब आप बोलोगे, अब देखो नेक्स्ट में देखोगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान बाई विलयन के आयतन का प्रतिशत। तो अब की बार इसमें क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे आयतन की बात की गई है। तो कैसे करेंगे कि किसी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और नीचे लिया जाएगा विलयन का आयतन इंटू 100। अब जिस तरीक़ा से पूछेगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे पूछा था द्रव्यमान बाय विलयन के आयतन, ठीक है, और यहाँ पे पूछा था द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान। तो अगर पूछ रहा है दोनों का द्रव्यमान, तो यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान मास लेंगे, और यहाँ पे अगर द्रव्यमान पूछा है, आयतन पूछा है, तो ऊपर द्रव्यमान ले लेंगे और नीचे आयतन ले लेंगे, इस तरीक़ा से इंटू 100। तो यहाँ पे ये इनकी सांद्रता निकल आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई समझ में। तो किस तरीक़ा से हम इसका वो निकालेंगे, अब देखो एक क्वेश्चन से समझाती हूँ आपको। जैसे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विलियन में 320 ग्राम पानी में 400 ग्राम साधारण नमक है, ठीक है। तो ये कह रहा है द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता क्या है। अब देखो, अगर हम बात कर रहे थे कि विलयन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें इतना पानी है, यानी 320 जो ग्राम है वो हमारे पास पानी है, ठीक, और 40 ग्राम हमारे पास है साधारण नमक। अब देखो, ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, और ये कम क्वांटिटी में, तो ये क्या है सॉल्यूट, यानी ये विलेय है और ये विलायक है। अब अगर हम दोनों का टोटल कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा 320 प्लस 40, 360 ग्राम बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कह रहा है द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, किसी भी विलेय का द्रव्यमान बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक। अब देखो, तो विलेय क्या है हमारे पास, तो विलेय था हमारे पास सॉल्ट, कितना है 40 ग्राम, टोटल नीचे कितना आया 360 ग्राम इंटू 100। अब देखो, यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो 0 से 0, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 9, ठीक। तो ये क्या आएगा 100/9, यानी ये आ गया 11.11%। डिवाइड करेंगे, देखो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 पॉइंट, ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें सारे चीज़ें करा दूंगी आपकी। तो ये समझ में आई, किसी की सांद्रता निकालते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीक़ा से सांद्रता निकालेंगे। आगे देखो, आगे आता है आपका कोलाइडी। तो देखो, कोलाइडी को भी इसी तरीक़ा से दो पार्टों में तोड़ा गया है। एक होता है परिक्षिप्त प्रस्थ और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, यानी विलेय और विलायक। जब ये विलेय और विलायक दो चीज़ें मिलती हैं तो कोई सॉल्यूशन बनता है हमारा। तो देखते हैं क्या क्या। देखो, ये टेबल जो करा रही हूँ मैं, देखना इस टेबल को, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने ये सही से पढ़ ली तो इसमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल्स आपका पेपर में ज़रूर आ जाएगा। देखो, जैसे पूछ लिया जाता है इसमें कि कौन सी चीज़ से क्या बन रहा है,
या फिर कोई एग्जाम्पल्स दे देता है और पूछ लेता है ये क्या है और इसमें कौन सा विलेय है, कौन विलायक है, या किस किस चीज़ से मिलके बना है, या इसमें सॉलिड क्या है, इसमें लिक्विड क्या है, कि इसमें गैस क्या है, ऐसे अलग अलग चीज़ें इस क्वेश्चन उससे पूछ लेता है। तो इस टेबल में देखिए, जैसे यहाँ पे ये परिक्षेप यानी ये विलेय, परिक्षेपण ये विलायक है, और इन दोनों से जो मिलके बन रहा है कोई इसका टाइप बन रहा है, और ये आगे इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो देखो, अगर हम बात करने लगे कि हमारे पास एक लिक्विड चीज़ है और एक गैस चीज़ है, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल्स दीजिए कि जो लिक्विड और गैस से मिलके बना हुआ है। तो लिक्विड और गैस से जो बनेगा वो उसे बोलेंगे एयर सॉल। ठीक है, एयर सॉल बोलेंगे। जैसे कि बात करें हम फॉग की, देखो आपने फॉग देखा होगा, जैसे सर्दियों में कोहरा पड़ता है तो देखा होगा कि वो हमें धुंध सी भी दिखाई देती रहती है, गैस सी भी रहती है, और पानी भी टपकता रहता है। मतलब दो चीज़ें मिल रही हैं उसमें, लिक्विड उसमें भी है वो और गैस में भी है। जैसे कि बात करें क्लाउड्स की, तो जो बादल होते हैं हमारे, वो हमें धुंधले टाइप के भी, गैस टाइप के भी दिखते हैं, और उनमें पानी भी होता है। जैसे बात करें धुंध की, तो वही धुंध की भी वही बात है कि पानी की भी होती है वो, और गैसेस उसमें भी होती है। तो ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीक़ा से दो चीज़ें, सॉलिड और लिक्विड के एग्जाम्पल्स, सॉरी लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल्स। अब बात करें कि कोई सॉलिड गैस के साथ मिल रही है तो उसको भी बोलेंगे एयर सॉली। अब जैसे बात करें इसमें कि स्मोक, कोई लिक्विड चीज़ होती है, सॉलिड चीज़ होती है, जैसे उसको जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, गैस निकलती है। जैसे बात करें कि कोई भी हमारे वाहन है, वो सॉलिड है और उनसे क्या निकल रही है, गैस। ठीक है, कोई भी निकास वाला हो, कि जैसे कोई चीज़ निकस रही है। अब देखो, कोई गैस लिक्विड में मिल रही है, मतलब कहने का ये है कि जो कम मात्रा में है गैस है और ज़्यादा मात्रा में क्या है, लिक्विड है। तो वो क्या है, फोम। जैसे कि फोम हमारे वो नहीं होती है, जैसे यूज करते हैं शेविंग क्रीम वगैरह, तो वो कैसी होती है कि हमें उसमें लिक्विड बहुत कम दिखता है और हमें वो गैस सी ज़्यादा दिखती है, वो फोम, शेविंग क्रीम। ठीक है, तो आगे देखो, अगर कोई लिक्विड लिक्विड से मिला हुआ है तो इसे बोलेंगे इमल्शन। जैसे कि मिल्क की बात की थी मैंने, कि हमने मिल्क का एग्जाम्पल्स लिया था कोलाइडी में। तो मिल्क में कई चीज़ें मिली हुई हैं, उसमें फैट भी है, उसमें क्रीम भी है। तो इस तरीक़ा से क्या है ये कि ये लिक्विड लिक्विड चीज़ें मिली हुई हैं, पर हम इन्हें देख नहीं पाते हैं, हमें ये ऐसे लगता है ये है होमोजीनियस सारे मिक्सचर। तो ये क्या बोलेंगे इन्हें, इमल्शन। जैसे कि फेस क्रीम। आगे समझ लें, आगे देखो, कोई भी सॉलिड लिक्विड में मिला हुआ है, कोई विलेय सॉलिड है और विलायक जो है वो क्या है, लिक्विड है, तो इसे बोलेंगे सॉल। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, कीचड़। ठीक है, आगे देखो, कोई गैस सॉलिड में हुई है तो ये क्या है, फॉर्म है। वही फॉर्म आएगी, रबर है, स्पंज है और प्यूमिस है। आगे देख लो, लिक्विड कोई सॉलिड में मिला हुआ है तो इससे जेल बनी गई। तो जैसे जेली है, चीज़ है, बटर है, तो ये इसमें आएंगे। ठीक, अब सॉलिड सॉलिड की बात करें तो ये होगा सॉलिड सॉल बोलेंगे इसे। तो इससे जो बनेगा, ये क्या होते हैं, जैसे जो हमारे कलर्ड जेम स्टोन होते हैं या रंगीन रतन होते हैं, मिल्की गिलास होते हैं, ठीक है, दूधिया कांच, तो ये सॉलिड सॉलिड है तो इन्हें बोलेंगे सॉलिड सॉल। तो ये एग्जाम्पल समझ में आए कोलाइड के। तो ये है हमारे क्या, कोलाइडी। ये चीज़ें आ गई समझ में सही से। आगे देखो, आगे देखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो पहले समझना इसकी डेफिनेशन, कि कोई नया पदार्थ बने बिना भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वैसे ही किसी चीज़ में चेंजिंग होना क्या कहलाता है, भौतिक गुण कहलाते हैं। आगे देखो, रासायनिक वाले देखेंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है और जिसके जो नया पदार्थ बना है
उसकी प्रॉपर्टी भी क्या आती है, भिन्न भिन्न आती है। उसकी मतलब कहने का ये है कि उसके गुण भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन। अब देखो केमिकल फिजिकल परिवर्तन की बात करें हम, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है इसमें, वैसे ही भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहे हैं। समझ आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल से बात करें हम, बर्फ़ का पिघलना, देखो पानी मेल्ट हो गया, ऐसे ही नॉर्मल उस टेम्परेचर पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। अगर हम बात करें बर्फ़ का, जो मतलब बर्फ़ का फॉर्मूला उसका वो भी H2O है आइस का, और अगर जो वाटर बना है वो भी H2O है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, मतलब ऐसे ही बस फिजिकली तौर पे बाहर की ऐसे ही चेंजिंग आ गई है, मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया है, और इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बड़ा कोई सब्सटेंस नहीं बना है। पानी उबलना, पानी बॉयल हो गया तो ठंडा करोगे फिर उसी फॉर्म उसमें आ जाएगा। किसी कांच का टूटना, तो नॉर्मली टूट गया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई उसकी अगर प्रॉपर्टी है तो वो चेंज हो गई है ज़्यादा। घी का मोम बनना, ठीक है, या फिर कहते हैं ना जैसे मोमबत्ती होती है उसका मेल्ट हो जाना। मक्खन पिघलना, बिजली के बल्ब या ट्यूब का चमकना, ठीक, गीले कपड़ों को सुखाना, वर्षा, देखो ये जो पॉइंट है ये पूछ लेता है, जैसे एवोपरेशन वाष्पीकरण, संघनन, और क्या कहते हैं उसको सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये चीज़ें पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है आपको कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से में फिजिकल चेंज हो रहा है, कौन से में केमिकल चेंज हो रहा है। ऐसे एग्जांपल पूछ लिया, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण क्या हो रहा है, तो बच्चे सोचते हैं कि केमिकल चेंज ही हो रहा होगा, पर इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकली चेंज है। समझ में आ रहा है? सब्लिमेशन हो रहा है, किसी चीज़ का बिल्कुल मतलब सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाना, ठीक, और एवोपरेशन या फिर वेपराइजेशन, तो ये चेंज जो हैं ये क्या है, ये सारे हमारे क्या हैं, फिजिकली चेंज है। ये समझ में आ गया? तो ये क्या है हमारे फिजिकली चेंज। अब आगे बात करें हम जैसे केमिकल चेंज की, देखो मैंने पहले ही बताया आपको केमिकल चेंज में क्या हो रहा है कि न्यू सब्सटेंस बनेगा, कोई जो बन के आएगा उसकी प्रॉपर्टी भी भिन्न होगी। अब बात करने लगे जैसे लोहे में जंग लगना। अब देखो जब भी लोहा, जैसे कोई हमारी चीज़ जैसे लोहे की हमने ला के न्यू रख दी और उसको रख देते हैं ऐसी, जब वो उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर के उसमें आती है, जैसे मान लिया वहाँ पे पानी हो, पानी की बूंदें आती हों, या फिर इन्वायरमेंट से ऐसे मॉइस्चर में, या फिर ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या उस पर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जो जंग लगी है वो जो आई है, तो वो जो जंग लग के बना है, पहले लोहा कुछ और था, अब उस पर जंग लग गया है और अब वो कुछ और हो गया है। मतलब कहने का ये है कि कोई नया सब्सटेंस बन गया है, जो उसका फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। समझ आ गया? कागज जलना, कागज जल गया, कागज था पहले, अब वो क्या राख बन गई है, तो कुछ नया बना है। ईंधन जलना, भोजन का पाचन, मतलब जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना हमारा, तो ये भी क्या है, केमिकली चेंज है। अब आप देख लो पूरा डाइजेशन सिस्टम प्रोसेस किस तरीक़ा से होता है, ये केमिकल चेंज है। फलों का पकना, तो फलों का पकना भी क्या है, केमिकल चेंज है। बीजों का अंकुरन, पटाखा फटना। अब मैं बात करने लगूँ इस चीज़ों की, तो आप क्या बोलोगे कि ये वो कैसे है। अब जैसे बात करने लगे पटाखा फटने की, तो कुछ नई चीज़ बनेगी, जैसे कि मान लिया इसमें क्या है, हीट निकल रही है यानी गर्मी, लाइट भी जलती है यानी प्रकाश भी हो रहा है, कुछ साउंड भी आई है, और क्या है, कुछ तीखी सी गैस भी आई है। तो ये सब क्या है, कुछ चेंजिंग तो हुई है इनमें। भोजन का पकना, तो ये सब क्या है, केमिकली चेंज है। किण्वन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कि ये केमिकली चेंज है फिजिकली चेंज है। तो ये यहाँ तक आते हैं आपके केमिकली चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज समझ गए आप? अब देखो आगे बात करेंगे हम कि जो केमिकल चेंज हो रहे हैं, वो केमिकली जो चेंज होते हैं हमारे, वो किस टाइप से होते हैं और क्या बनता है और क्या चेंज हो रहा है या फिर क्या रिएक्शन हो रही है उनकी। अब जैसे बात कर रहे थे हम केमिकली चेंज या फिर रिएक्शन की, तो देखो पदार्थ के अन्य पदार्थ में बदलने पर होने वाले परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है।
यानी कहने का यह है पदार्थ के किसी नए पदार्थ में चेंज होना, बदलना, और उसमें होने वाले चेंज को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। देखो, इसमें जो रिएक्शन है, जो केमिकली रिएक्शन है, वो 4 टाइपों में डिवाइड होती है। समझ आ गया? तो ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि टाइप ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, या फिर रासायनिक चेंज कितने टाइप के हो रहे हैं। तो देखो, जैसे बात करें सबसे पहले रिएक्शन की, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर बोलते हैं इसे संयोजन अभिक्रिया। देखो, इसके कॉम्बिनेशन, इसके संयोजन से समझ में आ रहा होगा कि कोई हमारे दो पदार्थ एक साथ मिले होंगे और कोई एक नया पदार्थ बना होगा। मतलब 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाकर एक सबस्टांस बनना क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, इसका एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि हमारे पास है, मान लिया मैग्नीशियम Mg, ठीक है, और हमने इसमें मिला दी ऑक्सीजन। तो जो हमारा न्यू सबस्टांस बनेगा वो क्या बना है? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस क्या निकली है? कुछ एनर्जी। तो ये क्या बन के आया हमारा? न्यू सबस्टांस। जो न्यू सबस्टांस बना है, अब ये देखो, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और जो ये चीज़ें बन के आई हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनी है, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग है। समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर बात करने लगे हम जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाते हैं? H2O, यानी क्या बना रहे हैं? वाटर। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जैसे पॉप साउंड देती है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन किसी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है। अब ये बताओ, देखो, ये एक पॉप साउंड यूज कर रहा है, यानी ये क्या है? हमारा एक ईंधन है, जो भी रॉकेट वगैरह में यूज होता है। ऑक्सीजन क्या है? ये किसी के जलाने में हेल्प कर रही है, जैसे किसी चीज़ को हम आग वगैरह जलाते हैं तो ऑक्सीजन हेल्प करती है। अब जो बन के आया है वो क्या बना है? वाटर। इसकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो क्या बताया था मैंने कि जब भी कोई 2 चीज़ें मिलती हैं और न्यू चीज़ें बनती हैं तो उनकी प्रॉपर्टी और उनकी क्या होती है? अलग होती है। ये क्या कहलाती है? हमारे रासायनिक चेंज कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो किसी न्यू पदार्थ का बनना तो रासायनिक चेंज कहलाते हैं, और 2 चीज़ों से मिला के एक चीज़ बनना कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है। नेक्स्ट आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन से नाम से समझ गए होंगे कि कोई एक चीज़ है हमारे पास, या कोई बड़ा एक सामान है हमारे पास, और उनको तोड़ के 2 या 2 से अधिक पार्टों में डिवाइड कर देना। तो ये क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रियाएं या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल्स ले लें कि हमारे पास क्या है? अमोनिया है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये N2 प्लस 3H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिवाइड हो जाती है। समझ आ गया? तो ये अमोनिया है और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट गई है। तो ये कहलाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। देखो, एक हमारे पास ए पार्ट है और एक हमारे पास बी सी है। ये जो ए होता है ये इतना पावरफुल होता है कि इनको तोड़ देता है। मतलब एक पावरफुल ही तो ऐसा है कि 2 को तोड़ सकता है, तो इनको तोड़ के खुद अपना, इनका मतलब यहाँ से किसी का स्थान रिप्लेस कर देता है, किसी को हटा देगा, खुद ऐड हो जाएगा वहाँ जाके। तो एग्जाम्पल से अगर समझे, जैसे कि यहाँ पे ले लें आयरन है, जब ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, कॉपर को हटा देता है और खुद यहाँ पे ऐड हो जाता है H2O4। तो ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये जो बनाया आया है ये यहाँ पे कॉपर बन के आया और यहाँ क्या बन गया है? आयरन सल्फेट। ये चीज़ आ गई समझ में? तो ये होगी हमारी सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक आती है हमारी नंबर 4,
डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखो हमारी जो रिएक्शन होती है 4 टाइप की होती है। पहली कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी सिंगल रिप्लेसमेंट, चौथी डबल रिप्लेसमेंट। ये 4 टाइप की होती हैं, समझना गया। अब देखो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, कोई सा किसी को भी कर सकता है। ऐसे ही नहीं है कि ए सी कोई करेगा या बी डी कोई करेगा, कोई सा किसी को भी। जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी बेस के साथ में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलती है। तो देखो अगर हम बात करें इसकी, तो एक सीधे से उसमें बताऊं मैं तुमको, जो हाइड्रोजन है वो H+ में और ये Cl- में टूटता है, Na+ में और OH- में टूटता है। अपने एसिड बेस वाली वो देखोगे ना, तो वो में सब समझा रखे हैं कि H+ आयन देता है, जो एसिड होते हैं जो बेस होते हैं वो H- आयन देता है। ठीक, तो H+ वाला OH- के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, NaCl, इसने बनाया सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे बना है वाटर, H2O वाटर। समझ में आ गई। तो ये हमारी यहाँ पे हो गई कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, समझ में आ गया ये। आगे देखो, आगे इसमें एक रिएक्शन और बची आपकी जो इम्पोर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रिया एक साथ होती हैं, तो वे रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, तो देखो ऑक्सीकरण जो होता है वो होता है किसी इलेक्ट्रॉन की हानि होना, या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है, कोई ऑक्सीजन जुड़ रही है तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है तब भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर अपचयन की बात करें तो अपचयन जो होता है इलेक्ट्रॉन का लाभ होना, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ये कहलाता है अपचयन। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि दहन होना, सांस लेना, या किसी लोहे में जंग लगना, संरक्षण होना, या बैटरी वगैरह में चीज़ें कन्वर्ट होना। तो ये सारे क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन है। अब देखो मैं रिएक्शन से समझाती हूँ आपको। हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर और वाटर बनाया है। अब देखना इसको ध्यान से, ये जो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड यहाँ कॉपर में टूटा है, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर बना है, जैसे ये बना है। तो इसमें देखेंगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे तो आपको सीधे दिखाई दे रही कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ऑक्सीजन कम होना या ऑक्सीजन हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन हटना। देखो ऑक्सीजन का निकलना या हटना क्या कहलाता है, अपचयन। अपचयन बोलो या फिर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। अगर आपसे पूछे कि कॉपर ऑक्साइड और कॉपर के बीच में क्या हुआ है, ऑक्सीजन लॉस हुआ है, ऑक्सीजन निकला है, तो क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन और यहाँ पे बना है वाटर, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऐड हुआ है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण। ये है आती है रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लो कैसे, ये भी ऐसे ही है, जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन हटा है, तो ऑक्सीजन हटना यानी रिडक्शन। कार्बन
ये यहाँ कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे देख लो, एक और एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे दे रखा है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, HCl, मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। अब देखो, अगर हम इसे देखें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लॉस किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का लॉस होना यानी रिडक्शन। अब आगे देख लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक वो है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन बन रहा है। अब देखो, मैंने पहले उसमें दिखाया था आपको कि जब भी ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, या ऑक्सीजन जो होता है ये हाइड्रोजन नहीं निकलता है। तो देखो यहाँ पे इसमें जो आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इससे यहाँ पे क्लोरीन बना है, तो क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकला है यहाँ से। हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन रिमूव होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये चीज़ आई समझ में आपको। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण। ठीक, हाइड्रोजन जुड़ना रिडक्शन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन। तो ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे ये चीज़ें आ गई ठीक से समझ में। तो आज की आपका चैप्टर यहीं पे फिर समाप्त होता है। अब आई होप कि आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।